प्रैक्टिस नहीं करते लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ठीक है। अब इंडिया के अंदर जो टॉप के सेक्टर हैं, सेक्टर बोल दो, इंडेक्स बोल दो, देखिए ये सारे के सारे नाम आपको उंगलियों पे याद होने चाहिए, क्योंकि सारा खेल इन्हीं का है मार्केट के अंदर भाई। बात सुनिए दोबारा से, या तो लिख लो या फिर याद कर लो। ये सभी के सभी जो टॉप के सेक्टर हैं, ये आपको याद होने चाहिए भाई। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी पीएसयू, निफ्टी फार्मा, निफ्टी आईटी। इसके साथ आप निफ्टी एनर्जी को भी मतलब याद कर सकते हो, समझे। निफ्टी पीएसयू के अंदर भाई जो पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं वो आते हैं, उनको मिला के निफ्टी पीएसयू बनाया है। देखिए ये सेक्टर कैसे बने हैं, निफ्टी ऑटो, चलो मैं आपको दिखा देता हूं निफ्टी ऑटो के बारे में। ये मैंने वॉच लिस्ट बनाई, जिसके पास फेयर्स का डीमेट अकाउंट है उसको ये वॉच लिस्ट फ्री में बनी बनाई मिलेंगी। टोटली से बोल रहा था, फेयर्स का डीमेट अकाउंट जरूर ओपन करना भाई। ये देखिए ये है निफ्टी ऑटो। अब मेरे को ये बताइए निफ्टी ऑटो के अंदर कितनी कंपनियां हैं, बताओ एक बार, लिखा हुआ है निफ्टी ऑटो के अंदर 16 कंपनियां हैं। तो आपको पता ही है 16 कंपनियां कौन कौन सी हैं, पता है। जो टॉप की ऑटो सेक्टर में, जो टॉप की कंपनी है ना ऑटो सेक्टर में, वो है। अब इससे क्या साबित होता है, इससे साबित होता है जो भी आप सेक्टर बना रहे हो उस सेक्टर के अंदर आप जो भी कंपनियां डालोगे, ठीक है, जो भी कंपनियां आप डालोगे सेक्टर के अंदर, वो कंपनियां हाई लेवल की होनी चाहिए। जैसे निफ्टी ऑटो को मैं ऑन करता हूं, अब देखिए मारुति, बजाज, टीवीएस, आइसर मोटर, अशोक लेलैंड, बालकृष्णा इंडस्ट्री, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, हीरो मोटोकॉर्प, एस्कॉर्ट, बोश, एमआरएफ, ये सारी की सारी कंपनियां क्या है, निफ्टी ऑटो के अंदर आती हैं। और निफ्टी ऑटो के अंदर टॉप की लेवल की ऑटो सेक्टर की कंपनियों को मिला के एक सेक्टर बना दिया जिसका नाम है निफ्टी ऑटो। ऐसे ही निफ्टी आईटी है, निफ्टी आईटी के अंदर 10 कंपनियां आती हैं, एलटीटीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, प्रेस्टीज, टीसीएस, विप्रो, एम्फेसिस, एचसीएल टेक। ये वो टॉप की आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं जो हाई परफॉर्मेंस करके दे रही हैं इंडिया को। इस वजह से इन सबको जोड़ के एक इंडेक्स बना दिया जिसका नाम है निफ्टी आईटी। निफ्टी मेटल में वो कंपनियां मिलेंगी जो टॉप की कंपनियां हैं मेटल सेक्टर में इंडिया के अंदर, जिनको जोड़ के निफ्टी मेटल बना दिया। निफ्टी फार्मा के अंदर वो कंपनियां मिलेंगी जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाती हैं, टैबलेट वगैरह, दवाई वगैरह, सिप्ला, ओरो फार्मा, ठीक है, टोरेंट, डॉक्टर रेड्डी, लोरस लैब, लुपिन, सन फार्मा, जाइडूस लैब। अब ये क्या है भाई, एडवांस के क्वेश्चन मत करो प्लीज, रिक्वेस्ट है। जो सिखा रहा हूं वो सीख लीजिए, वरना कल ये भी याद नहीं मिलेगा। भाई समझ में आ गया सेक्टर कैसे बनता है, समझ में आ गया सभी को सेक्टर बनता कैसे है। तो ये सभी के सभी सेक्टर याद कर लोगे ना आप लोग। ये मुख्य सेक्टर है इंडिया के, सबसे ज्यादा काम इन्हीं में होता है, समझ रहे हो, सबसे ज्यादा काम इन्हीं के अंदर होता है। टॉप कंपनियों को मिला के सेक्टर बना दिया जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि इनमें कंपनियों को ऐड कैसे किया जाता है। देखिए बैंक निफ्टी, मैं आपको गूगल करके दिखाता हूं, बैंक निफ्टी स्टॉक वेटेज। स्टॉक वेटेज का पता है यहां पे क्या मतलब है, यानी कि किस स्टॉक के कितने हिस्से को जोड़ के बैंक निफ्टी बनाई गई है, ठीक है। अब देखिए बैंक निफ्टी के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज कौन से स्टॉक की है, बताओ एक बार। बैंक निफ्टी के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा स्टॉक वेटेज रखता है, हिस्सेदारी रखता है, देख लो।
आपको पता चल जाएगा। ये देखो, एचडीएफसी बैंक, यानी कि एचडीएफसी बैंक का 27% हिस्सा है बैंक निफ्टी के अंदर। आईसीआईसीआई बैंक का 23% हिस्सा है बैंक निफ्टी के अंदर। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये दोनों स्टॉक गिर जाए तो बैंक निफ्टी गिर जाएगी भाई, क्योंकि 50% तो बैंक निफ्टी को अकेले ये दो भाई साहब संभाल के रखते हैं। समझ में आया? ऐसे ही हर सेक्टर में अलग अलग स्टॉक की अलग अलग हिस्सेदारी होती है, समझे? चलो इसका एक प्रूफ दिखाता हूं मैं आपको। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, ध्यान से देखना। अभी आपको एक प्रूफ दिखाऊंगा, एक दिन के टाइम फ्रेम में। और अब इधर हम ऐड करते हैं एचडीएफसी बैंक। लो भाई, ये भी एक दिन के टाइम फ्रेम में लगा देते हैं। भाई एक बात बताइए, किसी को कुछ दिखा? बताओ क्या दिखा किसी को? किसी को कुछ दिखा? चार्ट सेम है। सेम क्यों है भाई? देखिए, 100% सेम नहीं मिलेगा, 50% सेम मिलेगा। अगर आप देखोगे, बिल्कुल यहां से बैंक निफ्टी इधर, इधर बैंक निफ्टी ने एक डब्लू पैटर्न बनाया, ये चली गई। इधर देखिए, बिल्कुल यहां से आई, नीचे एक डब्लू पैटर्न बनाया, बिल्कुल ऐसे। कुछ समझ में आया सभी को? है ना दोनों का सेम? ऐसे ही आप किसी भी सेक्टर के टॉप के स्टॉक को उठा के देख लेना, बिल्कुल सेम टू सेम मिलेगा आपको, बिल्कुल सेम टू सेम। मतलब 50% सेम मिलेगा। अब ये देखिए, ये 15 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का और एचडीएफसी बैंक का। बताओ। आईसीआईसीआई का भी ऐसा ही मिलेगा, लेकिन उसका थोड़ा सा कम मिलेगा क्योंकि उसकी वेटेज कम है। अब बताओ भाई, क्या मतलब कुछ फर्क दिख रहा है आप सभी को इसमें? ज्यादा फर्क क्या दिख रहा है? ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। समझ में आया सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है? समझ में आया? देखिए बात को सुनिए, आप किसी का भी कोर्स कर लीजिए, किसी की भी वीडियो देख लीजिए, इतना मतलब आगे जब आप कोर्स में आगे बढ़ोगे ना, तो इतना डीप से सिखाया जाएगा आपको एक एक चीज को। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे, जिंदगी बन जाएगी आपकी शेयर मार्केट में। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, इक्विटी में काम करते हो, कैश में काम करते हो, तो आपको सेक्टर का सपोर्ट देखना पड़ेगा। कभी सुना है कि फलाने स्टॉक को सेक्टर का सपोर्ट नहीं है, उस स्टॉक को सेक्टर का सपोर्ट नहीं है? सुना है किसी ने या नहीं सुना आज तक? भाई 15-20 सेक्टर होंगे, वो तो आप खुद चेक कर लेना। तो सेक्टर के सपोर्ट से क्या मतलब है? सेक्टर के सपोर्ट से क्या मतलब है भाई? अब ये मान लीजिए, ये ब्रेकआउट लेवल है एचडीएफसी बैंक का, ठीक है, और ये ब्रेकआउट लेवल है बैंक निफ्टी का। अगर एचडीएफसी बैंक यहां से ब्रेकआउट कर रहा है और बैंक निफ्टी यहां पे ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, तो क्या आप यहां पे ट्रेड लोगे? बैंक निफ्टी ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है,
लेकिन एचडीएफसी बैंक ब्रेकआउट कर रहा है, क्या आप ट्रेड लोगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि सेक्टर का सपोर्ट नहीं है। समझ में आया भाई? क्लियर हुआ कुछ थोड़ा बहुत? इसीलिए आगे इसको थोड़ा सा डीप से सीखेंगे, अभी तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं बस। यानी कि सेक्टर का सपोर्ट होना जरूरी है। अब मान लो इसका दूसरा पहलू क्या है, ये बैंक ये है बैंक निफ्टी का ब्रेकडाउन लेवल, ये है एचडीएफसी बैंक का ब्रेकडाउन लेवल। एचडीएफसी बैंक में भी ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकडाउन आ गया, और बैंक निफ्टी में भी ब्रेकडाउन आ गया। क्या इसको सेक्टर का सपोर्ट है? यस, सेक्टर का सपोर्ट है। तो ये दुगनी स्पीड से नीचे गिरेगा, एचडीएफसी बैंक दुगनी स्पीड से नीचे गिरेगा। और बैंक निफ्टी में ये थोड़ा सा कम काम करता है सेक्टरल सपोर्ट, लेकिन आईटी में, फार्मा में, मीडिया में, मेटल में, एनर्जी में, पीएसयू बैंक में, ये जो बाकी के सेक्टर है ना, जैसे ऑटो सेक्टर में, इनमें ये जबरदस्त काम करता है भाई सेक्टरल सपोर्ट। भयंकर काम करता है। आने वाली क्लासों में सीखोगे आप। ना तो आपको किसी का ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत है, ना ही आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत है। बस आपको सुबह शाम थोड़ी थोड़ी देर मेहनत करनी है, देखो फिर मजा आ जाएगा मार्केट में काम करने में। कितना भी पैसा कमा लो, बस स्टॉप लॉस से नहीं डरना है, अगर आप एनालिसिस पे अपनी पे सही हो तो सेक्टर की इंपॉर्टेंस सभी को पता लग गई, और सेक्टर कौन कौन से मेन सेक्टर हैं वो भी पता लग गए। ठीक है, आगे हम बहुत बारीकी से सीखेंगे इनके बारे में। फिलहाल बेसिक नॉलेज चल रही है, बेसिक क्लास चल रही है फिलहाल। हाँ, जिसका जितना ज्यादा वेटेज होगा उतना ज्यादा सपोर्ट होगा। ये फिलहाल बेसिक क्लास है, आगे तो बहुत कुछ सीखने वाले हो। अब बात आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से होते हैं आपकी ट्रेडिंग लाइफ के अंदर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कौन कौन से होते हैं। एंट्री, एग्जिट, टारगेट, स्टॉप लॉस, इनका सभी के बारे में सभी को पता है इनके बारे में। एग्जिट क्या होता है, टारगेट क्या होता है, एंट्री क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है? नहीं पता? आप कोर्स कैसे ज्वाइन करने आ गए? चलिए बताते हैं। ये टीसीएस का मैंने स्टॉक उठाया, आपने क्या किया, 3200 रुपए पे क्या कर लिया, इसको बाय कर लिया। क्या कर लिया? बाय। तो इसको क्या बोलेंगे? एंट्री बोलेंगे। 3200 पे आपने क्या किया? बाय किया है, इसको क्या बोलेंगे? एंट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंट्री। अब आपने इसको 3200 पे बाय किया है, आपको लगता है कि ये 3300 तक जाएगा तो मैं इसको बेच दूंगा, तो ये 3300 रुपए क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका टारगेट। ठीक है, ये हो गई एंट्री, ये हो गया टारगेट। ठीक है, इसको आप एग्जिट भी बोल सकते हो, एंट्री एग्जिट। ठीक है, अब आपने एनालिसिस तो की है, लेकिन आपको आपने पहले ही क्या सोच लिया कि यार मैंने एनालिसिस तो कर ली, एंट्री भी कर ली, लेकिन अगर मैं गलत साबित हुआ और ये 3150 तक आ गया तो मैं यहां पे निकल जाऊंगा, 50 पॉइंट का लॉस बुक करूंगा मैं इसमें, 49 का मान लो। तो ये क्या हो गया भाई आपका? ये हो गया आपका एसएल। अगर ये आपकी एनालिसिस गलत चली जाती है और टीसीएस नीचे गिरना शुरू हो जाता है, तो जहां पे आपका रिस्क रिवार्ड, भाई मैं केवल 50 पॉइंट का लॉस सहन कर सकता हूं, तो जितना आप लॉस सहन कर सकते हो और जहां पे आप लॉस सहन करके निकलते हो उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस हिट होना। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे पहचाने? अरे भाई शांति रख लो अंकित भाई, यार आपको आपके दिमाग में क्या घुसा रहता है मेरे को तो समझ में नहीं आता। ये सब कुछ छोड़ के सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाने लग जाऊं क्या? एक ही दिन में आपको तुर्रम खां बनना है क्या सब, हर हर उसमें? यार कितनी बार बोल रखा है मत करो एडवांस के क्वेश्चन। सपोर्ट रेजिस्टेंस का ऐसा कॉन्सेप्ट समझोगे आपने कभी सुना भी नहीं होगा आने वाली क्लासों में, लेकिन पहले बेसिक तो सीख लो, तभी तो वो समझ में आएगा। अगर यूट्यूब वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे को सिखाना होता तो 10,000 रुपए देकर आने की क्या जरूरत है, यूट्यूब से ही सीख लो सपोर्ट रेजिस्टेंस।
हजारों वीडियो मिल जाएंगी। बताओ, अगर यूट्यूब वाला ही सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना है तो अरे कुछ अलग सिखाएंगे, लेकिन अलग सीखने के लिए पहले बेसिक तो सीख लो। राम राम महेंद्र भाई। ठीक है, मैं थोड़ा सा अच्छे ढंग से चल रहा हूं, क्लास बिल्कुल नॉर्मल से लेके चला हूं, बेसिक से। भाई क्लियर हो गया, टारगेट, एंट्री, स्टॉप लॉस। अब ये चीजें तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, लेकिन आने वाली आगे क्लास जो चलेगी वो नहीं मिलेंगी। इनको शॉर्ट वर्ड में भी बोल देते हैं, एंट्री, एग्जिट, टारगेट, स्टॉप लॉस को शॉर्ट वर्ड में भी बोल देते हैं। शॉर्ट वर्ड में क्या मतलब है, जैसे टारगेट को टीजीटी बोल दिया, स्टॉप लॉस को एसएल बोल दिया, ठीक है, कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट को सीटीसी बोल दिया, सीएमपी यानी कि करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है वो सीएमपी बोल दिया, स्टॉप लॉस ट्रेल को स्टॉप लॉस अपडेट बोल देते हैं। समझ रहे हो? तो ये इनके शॉर्ट वर्ड है। सर टारगेट एग्जिट पॉइंट कोई डिफरेंस नहीं सोमीर भाई, सेम टू सेम है, एक ही चीज है। तो अब आप खुद सोचिए कितना बेसिक से मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर मैं आपको टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस की डेफिनेशन भी बता रहा हूं तो समझिए कितना बेसिक से सिखा रहा हूं, इससे ज्यादा बेसिक तो और क्या होगा भाई। ट्रेल स्टॉप लॉस क्या होता है, ये कुछ लोगों का डाउट हो सकता है। ट्रेल स्टॉप लॉस से क्या मतलब है, ध्यान से सुनिएगा। ट्रेल स्टॉप लॉस से क्या मतलब है, मान लीजिए आपने टीसीएस में 3200 में एंट्री ली थी, 3300 आपका टारगेट है, ठीक है, और ये 3200 से 3300 पे चला गया, लेकिन आपका मन नहीं भरा। आप सोच रहे नहीं यार ये तो और ऊपर जा सकता है, ये तो 3400 रुपए तक भी जा सकता है। तो जब ये 3300 पे चला जाएगा तो जो आपका स्टॉप लॉस 3149 का था, आप इसको क्या करोगे, उठा के 3300 पे रख दोगे। अब स्टॉक कहां पे है, स्टॉक आपका 3300 पे पहुंच चुका है, और स्टॉप लॉस आपका कहां पे आ चुका है, जहां पे आपने बाय किया हुआ था, खरीदा हुआ था। ठीक है भाई, समझ में आया? इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करना, यानी कि स्टॉप लॉस अपडेट करना। अब आपका टारगेट हो गया 3400 का, स्टॉप लॉस कहां पे आ गया आपका, जो कि पहले 3150 पे था, वो अब 3200 पे आपका स्टॉप लॉस आ गया, जहां पे आपने खरीदा हुआ है। अब आपको, अब मान लो ये 3400 रुपए पे चला गया टीसीएस, फिर भी आपका मन नहीं भरा, लालच आपके ऊपर हैवी है, तो आपने क्या किया, आप टारगेट रख लोगे 3500 का या 3450 का, और आपका स्टॉप लॉस मॉडिफाई होके 3300 पे आ जाएगा। अब देखिए, अगर आपका अब स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो भी आपको लॉस नहीं होगा, फिर भी आपको 100 पॉइंट मिल जाएंगे। समझे बात को या नहीं समझे? ये ऐसे ही बैंक निफ्टी में भी आपको लगाना चाहिए, हमेशा स्टॉप लॉस ट्रेल करना आपको आना चाहिए। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है कि एकदम से आ जाएगा। अब देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। आज हमने बैंक निफ्टी 280 पे एंट्री किया, ठीक है, हमारा एसएल कितना था, 200 का था। अब ये 280 से बढ़ के 310 पे चला गया, तो हम स्टॉप लॉस को क्या करेंगे, स्टॉप लॉस अपडेट कर लेंगे, स्टॉप लॉस को अपडेट करके 200 की जगह 230 कर देंगे। अब मान लो हमारी जो एंट्री 280 पे थी वो 350 पे चला गया, तो हम स्टॉप लॉस को अपडेट करके कितना कर देंगे, या तो कोस्ट पर ले आएंगे या फिर 260 का कर देंगे। अगर बाई चांस मार्केट अचानक से गिर जाती है तो आपको, आपका जो लॉस है वो कम हो जाएगा। समझे बात को? आपका लॉस मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चल रहे हो। और ज्यादा ट्रेल मत करना, ऐसा मत करना कि आपका टारगेट 350 पे बैंक निफ्टी चल रही है, आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 330 कर दिया, इतना डिफरेंस मत रखना, ये एक झटके में हिट हो जाएगा फिर। ठीक है,
अपने रिस्क, ये हमेशा अपने रिस्क रिवार्ड के अनुसार ही रखा जाता है, सबका अलग अलग होता है। अब भाई आपकी जेब में मुझे नहीं पता कि 1 करोड़ रुपए हैं या 1 लाख रुपए हैं या 10,000 रुपए हैं। जिसकी जेब में जितना कम पैसा है उसको उतने उसी हिसाब से स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। अगर मेरी क्वांटिटी साइज कम है, 1 या 2 लोट है, तो मैं स्टॉप लॉस को ना भी मॉडिफाई करूं, चलने दीजिए, 50 रुपए का एसएल है लगा रहने दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। समझे बात को? भाई ये एडवांस के क्वेश्चन मत कीजिए। कोई पूछ रहा है स्टॉप लॉस का प्रीमियम वैल्यू लगाना होता है, कोई पूछता है रिस्क रिवार्ड क्या है। आपको दिक्कत क्या है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। आपको प्रॉब्लम क्या है? मतलब आप मेरा और इन लोगों का समय खराब करने आए हो क्या भाई, या फिर भांग भूंग पी के बैठे हो, इधर सुल्फा पी के बैठे हो? जब इतना वो आप कोर्स कर रहे हो, इतनी स्ट्रेटेजी सीख रहे हो, तो रिस्क रिवार्ड नहीं सीखोगे क्या? ये बिरयानी पता नहीं भाई कौन है ये लोग। इतना बोलने के बाद तो बात तो यार भैंस को भी समझ में आ जाए। कितनी बार बोल चुका हूं एडवांस पे मत चलिए, एडवांस पे मत चलिए। या तो आपको नॉलेज है, अगर आपको पहले से मार्केट की नॉलेज है तो मैं नहीं सिखा सकता फिर आपको। जिसको पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज होती है ना, उसको सिखाना बहुत मुश्किल होता है। जो लोग बिल्कुल माइंड से क्लीन होता है ना मार्केट का, जिसको नॉलेज नहीं होता, उसको आसान होता है सिखाना। लेकिन जिसको थोड़ी बहुत इधर उधर यूट्यूब से टेलीग्राम से नॉलेज आ गई ना, वो फिर टिकने नहीं देता, उंगली करता रहता है। वो ये सोचता है कि जैसे तेरे से ज्यादा कोई इंटेलिजेंट नहीं है। भाई समझ में आ गया सभी को? स्टॉप लॉस अपडेट समझ में आ गया? अब बात आती है 52 वीक लो, 52 वीक हाई, ये क्या बला है? इसके बारे में किस किस को पता है? और डे लो और डे हाई, 52 वीक लो, 52 वीक हाई, डे लो डे हाई। देखिए, जिसको नहीं पता है उसको बता देता हूं। ये टीसीएस का स्टॉक है। ये ऊपर आप लाइनिंग देखिए, इधर देखिए। आज ये खुलता है, ओ का मतलब है ओपन, 3215 रुपए पे भाई साहब आज खुले। एच का मतलब है हाई, 3254 रुपए का इसने हाई लगाया। एल का मतलब है लो, 3211 रुपए का इसने लो लगाया। सी का मतलब है क्लोज, 3246 रुपए पे क्लोज हो गया। तो मुझे ये बताइए, दिन का हाई और लो क्या है? डे हाई और लो। हाँ, 3254 इसका दिन का हाई है और 3211 इसका लो है। आया समझ में? डे लो डे हाई। ये जो स्टॉक है ये एक कैंडल एक दिन की है, और 3254 इसका हाई है, 3211 इसका आज का निचला स्तर है स्टॉक का। ये कितने दिन का है? ये एक दिन का है। समझ में आया? कितने दिन का है? एक दिन का है, आज का है। अब इसको 52, पूरे 52 हफ्ते जो होते हैं, 52 हफ्ते तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल हो गया ना? वो होता है 1 साल का हाई और लो, जिसको हम बोलते हैं 52 वीक लो और 52 वीक हाई। इसका बहुत महत्व है भाई, आगे सीखोगे आप इसका क्या महत्व है। और ये कहाँ पे देख सकते हो आप? 1 मिनट रुकिए, मैं आपको दिखा देता हूं। वैसे तो ये आपकी एप्लीकेशन में दिख जाएगा, हर ब्रोकर के एप्लीकेशन में स्टॉक के नीचे दिख जाता है, ठीक है। ये कैसे हो गया? मैंने तो इसका प्रीमियम वर्जन लिया था।
प्रीमियम ही है ना? यस ब्रो, प्रीमियम ही है। देखिए इधर हम सर्च करते हैं टीसीएस, ये आ गया टीसीएस। अब देखिए टीसीएस का 52 वीक लो और 52 वीक हाई क्या है, दिख रहा है यहां पे सभी को? भाई इनके आपको प्रीमियम वर्जन लेने की जरूरत नहीं है, अभी ऐसे ही काम चल जाएगा, फ्री में बहुत कुछ है इन वेबसाइट पे। वो कौन कौन सी वेबसाइट यूज करनी वो भी बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। पहले सुनिए ध्यान से, ये है डे लो, यानी कि आज का हाई और लो जो अभी अभी हम देख के आए हैं, और ये है इसका 52 वीक लो और 52 वीक हाई। यानी कि पिछले एक साल में टीसीएस 2926 रुपए तक तो नीचे गया है और 3575 रुपए तक ऊपर गया है, हाई गया है। समझ में आया सभी को? अब रिलायंस का देख लो जैसे, अब रिलायंस का देखिए, रिलायंस चल रहा है 2484 रुपए पे। आज का हाई और लो क्या है? 2465 और 2489। 2489 हाई है, 2465 लो है, और 52 वीक लो है 2180 रुपए, और 52 वीक हाई है 2803 रुपए। अच्छा आपको एक चीज बताऊं, अब मेरे को ये बताइए, मेरे को ये भाई ये समझ में आ गया 52 वीक लो 52 हाई? सिंपल सी चीज है, एक साल, पिछले एक साल में स्टॉक ने कितना हाई लगाया कितना लो लगाया, सिंपल है। अब देखिए आपको एक चीज बताता हूं, रिलायंस और टीसीएस पता है कितने हैवी स्टॉक हैं? पता है कितने हैवी स्टॉक है रिलायंस और टीसीएस? रिलायंस है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, सन फार्मा है, इन्फो एचसीएल टेक है। मतलब जो ये मोटे मोटे स्टॉक है ना, जैसे रिलायंस है, रिलायंस का निफ्टी 50 में बहुत ज्यादा वेटेज है भाई, पता है आपको? ये निफ्टी 50 को अकेला दौड़ा सकता है, अकेला निफ्टी 50 को संभाल के रख सकता है ये। ऐसे ही टीसीएस अकेला निफ्टी आईटी को संभाल के रख सकता है। पता है सभी को कितना वेटेज है इनका सेक्टर के अंदर? लेकिन एक खास बात है इनके अंदर जो कोई ध्यान नहीं दे रहा है, दोनों अपने 52 वीक लो के पास है। किसी ने ध्यान दिया इस बात की तरफ? ये स्टॉक जल्दी से इतने नीचे मिलते नहीं है, सौभाग्य की बात है आपको इतने नीचे मिल रहे हैं। मैं बोल रहा हूं आज, पिछली क्लास में मैंने टीसीएस का बोला था, उस टाइम पे टीसीएस 3000 के आसपास था। मैंने सबको बोला था सौभाग्य की बात है आपको 3000 के आसपास मिल रहा है। हम सबने एंट्री बनाई, 3500 पे हम निकले थे। एक महीने में हमने 500 रुपए का रिटर्न के आसपास बनाया था उसमें, एक बार नहीं 2-3 बार। अब ये बताइए रिलायंस जो है, जो कि निफ्टी 50 का हाई वेटेज स्टॉक है, टीसीएस भी निफ्टी 50 का हाई वेटेज स्टॉक है, लेकिन निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई के पास है, ये भाई साहब अपने ऑल टाइम लो से काफी दूर है। तो खुद सोचिए आप, जब ये अपने ऑल टाइम हाई के पास जाएंगे तो निफ्टी 50 कहां होगी? ये जो नेगेटिव 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 चिल्लाते रहते हैं ना, मार्केट नेगेटिव है, मार्केट नेगेटिव है, उनको इस बात का नॉलेज ही नहीं है भाई, वो सोचते ही नहीं है इतना। अबे गधो, उनको यही नहीं पता है कि जो स्टॉक मार्केट को चला रहे हैं वो स्टॉक अभी भी नीचे हैं। ये जो टट्टू पंजू स्टॉक थे ना, वो गए हैं 52 खाई के आसपास, और वो उनके अंदर भाई साहब ऐसी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वो ऐसा गिरेंगे आने वाले समय में, और ये सारे स्टॉक ऐसा भागेंगे जो हाई वेटेज वाले, क्योंकि निफ्टी 50 को 20,000 जाना लेके जाएंगे ये लोग, 19,000 20,000 पे लेके जाएंगे ये स्टॉक निफ्टी 50 को। क्यों? क्योंकि ये 52 वीक लो पे पड़े हैं, और खास बात क्या है, ज्यादा से ज्यादा दिन तक ये 52 वीक लो पे रह नहीं सकते, नहीं रहेंगे ज्यादा दिन, नहीं रहेंगे 52 वीक लो पे ये। क्योंकि अगर ये स्टॉक 52 वीक लो पे ज्यादा दिन रह गए तो भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। आप समझे? आप अभी नहीं समझोगे मेरी बात को, आने वाली क्लास जब आप लोगे तब समझोगे। ये बहुत डीप बात बता रहा हूं मैं आपको।
जो लोग नेगेटिव नेगेटिव चिल्ला रहे हैं मार्केट में, नेगेटिव नहीं है मार्केट। यहां से निफ्टी 1000 पॉइंट गिर गई, बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट गिर गई, तब भी नेगेटिव नहीं है मार्केट। क्योंकि जिस दिन ये स्टॉक चले ना, उस दिन दिखाऊंगा मैं आपको इंडेक्स कहां पे मिलेगा। 52 वीक लो पे खरीदने का मौका में रहता है भाई साहब, ऐसे स्टॉक में जो ये ऐसे हाई वेटेज वाले स्टॉक है, क्योंकि इन्हीं से देश चल रहा है, आपको नहीं पता है। रिलायंस हुआ, टाटा हुआ, देश को चला रहे हैं ये मत सोचना कि ये कि अपनी खुद की जेब भर रहे हैं, ये पूरे देश को चला रहे हैं। आपको नहीं पता कितना टैक्स पे करते, 20,000 20,000 करोड़ का टैक्स पे करती है टाटा कंपनी। जो आप सड़कों पे घूम रहे हो बढ़िया, जो गवर्नमेंट फैसिलिटी लेके बैठे हो, इन्हीं की बदौलत लेके बैठे हो। जिस दिन थोड़े से डीप में जाके सोचोगे, उस दिन पता चलेगा इन कंपनियों की कीमत क्या है। ये जो अडानी के पीछे लगे हुए ना, ये राहुल गांधी वगैरह जितने भी हैं पॉलिटिशियन, ये कभी अपने राजनीतिक फायदे से ऊपर उठ के नहीं देखते हैं। ये जो अडानी के पीछे लगे, उनको ये नहीं पता अडानी क्या चीज है। अरे अपने देश की अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा है, लेकिन उनको तो भाई प्रधानमंत्री बनना है, उनको तो राजनीति की कुर्सी पे बैठना है, राजनीति की रोटियां सेकनी है, इसलिए अपने देश की साख को नीचे लेके जाते हैं वो। दूसरे देश में जाके अडानी की बुराई कर रहे हैं, ये सोचते हैं कि कब ये अडानी का दिवाला निकले। अब एक गधो, तुमको यही नहीं पता है अडानी का दिवाला नहीं निकलेगा, उसके साथ आप सबका दिवाला निकलने वाला है। और सबसे ज्यादा मार पड़ती है मिडिल क्लास फैमिली पे। अमीर ना तो अमीर बंदे पे पड़ेगी ना गरीब पे पड़ेगी, मिडिल क्लास फैमिली पे सबसे ज्यादा मार पड़ती है। भाई मेरी बात को आप समझे या नहीं समझे? हम तो कहीं और ही चले गए भाई क्लास को छोड़ के। चलो क्लास पे आते हैं। अरे आपको कुछ लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा था। आप खुद बताइए भाई, ये लोगों ने इतना, रिलायंस है, टीसीएस है, इन लोगों ने इतना रोजगार दे रखा है देश के अंदर, इतना टैक्स पे करते हैं देश के अंदर, और भारत के अर्थव्यवस्था को इन्होंने बचा के। ये जो जीडीपी कैलकुलेट होती है कहां से होती है? इन्हीं के प्रोडक्ट से होती है भाई, जो मेन मेन कंपनियां हैं। अब रिलायंस को, अगर आप रिलायंस और टाटा को इंडिया से निकाल दो, कुछ नहीं बचता इंडिया के अंदर, अने खाली हो जाएगा। और ये प्रधानमंत्री बनने के लालच में ये इतनी पुरानी कंपनी जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया है, उनको नीचा दिखा रहे हैं दूसरे देश में जाके, कब इनका दिवाला निकले। भाई मुझे बहुत नफरत है। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन मुझे ये जो राजनीति के चक्कर में देश को डुबाने की कोशिश करते हैं ना, मुझे बड़ी नफरत है इनसे। उनको यही नहीं पता, हिडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली अडानी के ऊपर, भाई साहब पहले शॉर्ट करके बैठे थे हिडनबर्ग वाले, आपको पता है इस बात का? वो तो चाहते थे गिरे, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट करके बैठे थे पहले ही। वो तो शॉर्ट सेल कंपनी है, वो तो अपने आप को प्रोड्यूस ही शॉर्ट सेल कंपनी कर रही है। उन्होंने तो डॉक्यूमेंट्स में सबको बताया कि मैं तो शॉर्ट सेलर हूं, और मैं तो कंपनी का चाहता हूं कि मैं तो शॉर्ट करके बैठा हूं। तो भाई इनके चक्कर में मत पड़िए, थोड़े से दिन में कुछ नहीं, सब न्यूज आनी वानी बंद हो जाएंगे, फिर से वहीं पे मिलेगा। चलिए भाई, 52 वीक लो आते ही बहुत से लोग स्टॉक को बेचकर भाग जाते हैं, लेकिन एफआईडीएज अच्छा सा जोन देखकर खरीदना शुरू करते हैं। 52 वीक हाई पर जाने के बाद हमें स्टॉक लेने से बचना चाहिए। ठीक है सर। बहुत इतनी बड़ी कंट्री में एक कंपनी का मोनोपोली होना भी, भाई कितनी बड़ी कंट्री है आपकी दीपक भाई, कितनी बड़ी कंट्री है। आपकी कंट्री से बहुत बड़ी बड़ी कंट्री है। वो लोग हमसे आगे क्यों हैं? क्योंकि वो अपने देश के बिजनेसमैन को सपोर्ट करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अडानी 100% सही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि टाटा 100% सही है, रिलायंस 100% सही है। देखिए अपनी जेब भरने, अपना घर चलाने के लिए, अपना चूल्हा चलाने के लिए सब मेहनत करते हैं, और सब 2 रुपए बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा ये अच्छी बात नहीं है भाई, किसी के पीछे जूती निकाल के लग जाओ, वो भी अपने राजनीतिक फायदे के लिए। ठीक है। और हम सब भाई पढ़े लिखे इंसान हैं, हम किसी की मोनोपोली के चक्कर में नहीं पड़ने वाले हैं, आपको समझना चाहिए। अगर बड़ी कंट्री है तो बड़ी कंट्री के लोग पढ़े लिखे भी हैं, इंडिया के लोग।
मैं किसी को सही गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन भाई एक समय ऐसा आता है जब देश के लिए सोचना चाहिए, हमको इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। क्या उखाड़ लिया भाई अडानी का, बताओ आप? कुछ नहीं उखाड़ा है। हर राजनीतिक पार्टी का हर बिजनेसमैन के साथ ताल्लुकात होता है, क्योंकि बिना राजनीतिक सहायता से ये नहीं चल सकते हैं। इतना बड़ा एम्पायर नहीं चल सकता है। तो इतना बड़ा एम्पायर चलाने में थोड़ा बहुत धोखेबाजी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा थोड़ी है भाई, मतलब नीचे ही डुबो दो। अरे कुछ नहीं होगा, कांग्रेस आएगी अडानी बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। पहले कांग्रेस के टाइम पे कांग्रेस अडानी को सपोर्ट करती थी, आपको नहीं पता है? हिस्ट्री निकाल के देख लेना, फोटो मिल जाएंगे राजीव गांधी, इन सोनिया गांधी इनके साथ। ये बदल जाता है भाई सब कुछ, अरे भाई छोड़ना, किधर ले गए आप यार मुझे। मेरा कहने का मतलब ये है कि इनको सपोर्ट करना चाहिए सही समय पे। गवर्नमेंट को यही लोग चला रहे हैं, उनको यही नहीं पता है। गवर्नमेंट को ये लोग चला रहे हैं। अगर ये लोग टैक्स देना बंद कर दे गवर्नमेंट पे, क्या घंटा कुछ नहीं आने वाला गवर्नमेंट की जेब में। नॉर्मल इंसान 14% लोग टैक्स नहीं देते इंडिया के अंदर। तो कहां से क्या है, कहां से खर्चा चलेगा गवर्नमेंट का इन कंपनियों के बिना? ये बात कोई सोच ही नहीं रहा है। तो एक चीज याद रखिएगा, जो मेन मेन कंपनियां है ना, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, वो कंपनियां फिलहाल 52 वीक लो के पास हैं। 52 वीक लो पे तो नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन ऑल टाइम हाई के पास नहीं है। लेकिन अगर आप अपने देश के इंडेक्स को देखोगे, वो है ऑल टाइम हाई के पास। दूसरा प्लस पॉइंट सुनिए, डाउ जोन्स, अमेरिका की जो मार्केट है, अमेरिका की जो मार्केट है, अमेरिका की मार्केट भी अपने 52 वीक लो के पास है। जिस दिन अमेरिका की मार्केट चढ़नी शुरू हुई और जिस दिन अपने इंडिया की मेन मेन कंपनियां चढ़नी शुरू हुई, उस दिन दिखाऊंगा आपको मैं इंडेक्स। ज्यादा दिनों की बात नहीं है, बहुत नजदीक है। पाकिस्तान का ऐसा हाल इसीलिए है क्योंकि वहां की आर्मी की चलती है वहां पे, वहां के बिजनेसमैन को दबाया जाता है। वही हाल हो जाएगा इंडिया में अगर ऐसा ही चलता रहा तो। मतलब वो तो ठीक है, सरकार थोड़ी सी ठीक है, ऐसी बात नहीं है। चलिए, ये कोई थंब रूल नहीं है भाई, इसको पढ़ के ये मत सोच लेना। ये कोई थंब रूल नहीं है कि 52 वीक लो पे बेच देना चाहिए, 52 वीक हाई पे ये क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूं, कुछ लोग आपको, खासकर न्यूज एजेंसी, जो न्यूज आप सुनते हो टीवी पे, कोई स्टॉक अगर अपने 52 वीक हाई को तोड़ के ब्रेकआउट दे रहा है, मान लो ये इसका ऑल टाइम हाई है या 52 वीक हाई है, तो खासकर सबसे पहले न्यूज वाले उसको बाय करने के लिए बोलते हैं। पता है आपको? कभी नोटिस करना है इस चीज को। और ऐसे ऐसे स्टॉक के नाम बताएंगे जिनके नाम ही नहीं सुने होंगे आज तक आपने कभी। ऐसे ऐसे स्टॉक के नाम बताएंगे, क्योंकि उनके अंदर वॉल्यूम कम होती है, उनकी खुद की पोजीशन होती है उनके अंदर, या उनके सगे संबंधियों की होती है, वो पंप एंड डंप करते हैं। ये बात किसी को नहीं पता होगी, बहुत कम लोगों को पता होगी। न्यूज चैनल पे या एडवर्टाइजमेंट में आपको ऐसे स्टॉक की बाय कॉल मिलेगी जिसका आपने नाम ही नहीं सुना होगा। पीकीटे सुने, पीकीटे कंपनी, सीटीके कंपनी, ऐसे ऐसे नाम सुनेंगे। और 52 वीक लो को वो क्रॉस कर रहे होंगे, तब वो बाय करने की बोलेंगे, सॉरी 52 वीक हाई को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऊंचे पे बेच सके उसको, उनकी ज्यादा पोजीशन होती है। फंसता कौन है? रिटेल इन्वेस्टर। तो 52 वीक हाई पर कोई अगर स्टॉक है, तो चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी हो, आपको खरीदने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। आई बात समझ में? लिख लो इस पॉइंट को, भूल मत जाना। हाँ, शेयर मार्केट में जिधर शहनाई बजेगी उधर शादियां नहीं होती हैं। अगर कोई स्टॉक एफएनओ लिस्टेड है, अगर वो 52 वीक हाई को ब्रेक कर रहा है, तो वहां पे आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होके बाय कर सकते हो। लेकिन अगर कोई स्टॉक एफएनओ लिस्टेड नहीं है और वो 52 वीक हाई पे या ऑल टाइम हाई के पास है, तो बचना चाहिए भाई, दूर दूर रहिए ऐसे स्टॉक से।
क्योंकि अगर वो वहां से गिरे तो वो सालों लगा देंगे ऊपर जाने में। खुद सोच के देखिए, यस बैंक है, धनी है, इंडिया बूस्ट हाउसिंग फाइनेंस है, आइडिया है, ठीक है, बंधन बैंक है, पीएनबी बैंक है। ये ऐसे स्टॉक हैं भाई जो कभी अपने 52 वीक हाई पे भी जिसने इनको लिया होगा, यानी कि ऑल टाइम हाई पे लिया होगा या नहीं लिया होगा, बताओ। अब कितने सालों से वो फंसे हुए हैं, आप खुद बताओ मुझे, फंसे हुए या नहीं फंसे हुए। एक इन्वेस्टमेंट का तरीका मैं आपको ऐसा बताऊंगा जी, अगर आप आंख बंद करके भी उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे ना, आप बिना एनालिसिस किए, ऐसा तरीका बताऊंगा, बिना एनालिसिस किए भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो 1 महीने 2 महीने से ज्यादा लॉस में नहीं रहोगे, 1 या 2 महीने में प्रॉफिट में आ जाओगे, अगर वो आता भी हो गया तो गिर के। देख, ऐसा चीज सिखाऊंगा आपको आने वाले समय। कुछ भी नहीं है, 2 4 चीजें हैं बस। बिल्कुल सही है भाई, जिसके पास गांधी उसकी आंधी। हालांकि ये कोई थंब रूल नहीं है, ये कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन ये एक मार्केट का हिस्सा है, इसको याद रखिएगा। अगर कोई स्टॉक 52 वीक लो पे है और कंपनी अच्छी है, एफएनओ लिस्टेड कंपनी है, तो हमको उसके अंदर बाय करने का सोचना चाहिए। ठीक है, लिख लिया ये पॉइंट। कंपनी अच्छी से मेरा मतलब है, जैसे कि वही बात है भाई, रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, टीसीएस हो गई, ये कंपनी। अब आप मुझे ये बताइए, रिलायंस आपको कितने दिन में एक बार 52 वीक लो पे दिखती है, बताओ, कितने दिन में दिखती है 52 वीक लो पे रिलायंस? कभी कभी दिखेगी। अब ये टीसीएस है, 3,000 से 4,000 के बीच में घूम रहा है भाई, कितने दिन से? पिछले 2 3 साल से 3 से 4 हजार के बीच में घूम रहा है। इतना बड़ा लॉस नहीं दिया, अगर किसी को एवरेज करनी आती है बॉटम पे तो इसमें से कई बार प्रॉफिट बुक करके निकलेगा, गिरा नहीं है। और मोमेंटम देखिए, जब जब 52 वीक लो पे आएगा तब तब उड़ेगा, जब जब 52 वीक लो पे आएगा तब तब उड़ेगा। बताओ भाई, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? हिस्ट्री निकाल के देख लेना, जब जब ये जितने भी बॉटम बनाए हैं ना, ये सभी 52 वीक लो के आसपास बने मिलेंगे इसके। ये देखिए, ये आपको जितने भी बॉटम मिलेंगे सभी 52 वीक लो के आसपास मिलेंगे। जब जब 52 वीक लो के आसपास आएगा उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी इतनी दमदार है। ये टीसीएस है भाई, पूरा पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज एक तरफ, अपनी टीसीएस एक तरफ। पता है सभी को इस बात का? पता है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितनी भी कंपनियां लिस्टेड हैं उन सबकी जितनी भी मार्केट वैल्यू है अकेले टीसीएस की है भाई। मर जाएगी क्या ये कंपनी? बताओ, मर जाएगी? क्या डूब जाएगी ये कंपनी? नहीं डूबेगी। तो अगर ये कंपनी आपको अपने 52 वीक लो के स्तर पर मिल रही है तो कैसा है ना, सोने पे सुहागा है या नहीं है? ये बात कही गई है स्लाइड के अंदर। ये जो कचरा स्टॉक है उनको मत समझ लेना, ये थॉट उनके ऊपर लागू मत कर देना जो कचरा स्टॉक है, ठीक है? समझे बात को? और भाई बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं शेयर मार्केट में अपने इंडिया में, जो आप जिनके अंदर आप इन्वेस्ट करते हो तो ज्यादा दिन तक लॉस में आपको नहीं रखती हैं। लेकिन भाई पता नहीं लोगों के अंदर कौन सा भूत सवार है, कहां से देखते हैं, पता नहीं कैसे कैसे स्टॉकों के अंदर उलझे हुए हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आता। वो ये कोर्स करने के बाद नहीं उलझोगे आप, और अगर ना ही फॉलो करोगे तो भाई उलझोगे ही। इसके बारे में आगे जाके डिस्कस करेंगे, 52 वीक लो 52 वीक हाई, कब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहां पे प्रॉपर बॉटम में एंट्री बनेगी, सब करेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आते हैं ट्रेडिंग में? अपर सर्किट, लोअर सर्किट।
ये किस किसने सुना है भाई? अपर सर्किट, लोअर सर्किट। सुना है? फिर तो पता भी होगा भाई क्या होगा, क्या है ये। चलो दिखा देते हैं। ये जैसे रिलायंस का शेयर है, इसमें दिखेगा ये रहा, ये देखिए, ये आपकी ब्रोकर की एप्लीकेशन के अंदर भी दिख जाएगा। जो आपकी ब्रोकर की एप्लीकेशन है, चाहे वो जीरोधा की है, फेयर्स की है, ग्रो की है, एंजल ब्रोकिंग की है, सबके अंदर दिख जाएगा, चाहे धन की है, सबके स्टॉक के नीचे लिखा हुआ दिखेगा अपर सर्किट लोअर सर्किट कितना है। अब रिलायंस में अपर सर्किट है 2730 का, लोअर सर्किट है 2233 का। इसका मतलब क्या है कि आज 12 जून को रिलायंस का स्टॉक 2233 से नीचे नहीं जाएगा और 2730 से ऊपर नहीं जाएगा। ये होता है अपर सर्किट लोअर सर्किट। ये हर रोज चेंज हो जाता है। कब होता है चेंज? अलग अलग रूल होता है। जैसे जो भी स्टॉक का प्राइस है उसका 10% हिस्सा अपर सर्किट लगा देंगे, 10% हिस्सा लोअर सर्किट लगा देंगे। जैसे 2000 का 10% क्या होता है भाई, बताओ एक बार। 2000 का भाई, किसी में 5% होता है, किसी में 10% होता है, वो अलग बात है। वो एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करता है। कोई स्टॉक का प्राइस 2000 है तो इसका 10% कितना हुआ? 200 रुपए। तो 1800 रुपए तो इसका लोअर सर्किट हो गया और 2200 रुपए क्या हो गया? अपर सर्किट हो गया। टोटल प्राइस का 10% अपर सर्किट है, 10% लोअर सर्किट है। कुछ स्टॉक में ये 5% भी होता है। ठीक है। ये डिसाइड करना एक्सचेंज के हाथ में है भाई, हमारे हाथ में नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि अपर सर्किट लोअर सर्किट क्या होता है। क्या क्वेश्चन है जय गुप्ता भाई? अभिजीत, वो तो खाली दिखाने के लिए होता है। एक चीज और नोट कर लीजिए, जो स्टॉक एफएनओ लिस्टेड है ना, जो स्टॉक एफ एंड एनओ में लिस्टेड हैं, उनका अपर और लोअर सर्किट बढ़ा और घटा दिया जाता है पढ़ने के बाद। लेकिन जो कंपनी एफएनओ लिस्टेड नहीं है, उसका एक बार अगर अपर सर्किट पड़ गया तो अपर सर्किट ही लगा रहेगा। यानी कि उसके अंदर केवल खरीदने वाले, बेचने वाला कोई नहीं। और लोअर सर्किट पड़ गया तो लोअर सर्किट ही रहेगा। मतलब उसके अंदर खाली बेचने वाले हैं, खरीदने वाला कोई नहीं। सर, इसमें रिटेलर का फायदा होता है नुकसान? क्या क्वेश्चन है भाई आपका ये? मतलब गुप्ता भाई, क्या क्वेश्चन है आपका ये? मैंने सोचा पता नहीं क्या पूछेंगे। सर, एक क्वेश्चन पूछना था, मैंने सोचा पता नहीं क्या ज्ञान की बात पूछेंगे। क्या मतलब है, आप किस एंगल से बोल रहे हो कि रिटेलर का फायदा होता है नुकसान होता है? मेरे को ये बताओ। अरे क्या मतलब है रिटेलर का फायदा नुकसान यार? ऊपर गया तो फायदा, नीचे गया तो नुकसान। ये इसमें चाहे रिटेलर हो चाहे दूसरे कोई एफआईडीआईज हो। अरे कंपनी का भी फायदा नुकसान नहीं है भाई। अरे क्या क्वेश्चन है, आप लोग कहाँ पे उलझे हुए हो? अपर सर्किट का लोअर मतलब क्या है? ये एक स्कैम को रोकने के लिए बनाया गया है ये रूल, ताकि कोई स्टॉक एक दिन में ही जीरो ना हो जाए। एक दिन में ही वो 100 रुपए का स्टॉक 5 रुपए पे ना आ जाए, इसलिए बनाया गया है अपर लोअर सर्किट। एक दिन में ही वो 500 रुपए ना चला जाए 100 रुपए का स्टॉक, इसलिए अपर लोअर सर्किट बनाया गया है। और जो कंपनी एफएनओ लिस्टेड है ना, जो कंपनी एफएनओ में लिस्टेड है, जैसे रिलायंस है, अगर रिलायंस के अंदर अपर सर्किट पड़ गया ना, मान लो रिलायंस का स्टॉक 2730 पे पहुंच गया, तो थोड़ी देर बाद इसको 2800 भी कर सकते हैं। ये बढ़ा दिया जाता है, एफएनओ लिस्टेड है इसलिए। जैसे आइडिया का स्टॉक एफएनओ लिस्टेड है, आइडिया में कभी आपको अगर अपर सर्किट बढ़ा हुआ दिखेगा तो उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लोअर सर्किट बढ़ा हुआ दिखा थोड़ी देर बाद उसको घटा देते हैं, अपडेट कर देते हैं। लेकिन जो कंपनी एफएनओ लिस्टेड नहीं है ना, फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड नहीं है,
वो अगर उसमें अपर लोअर सर्किट पड़ गया तो अगले दिन ही बढ़ेगा, अगले दिन ही घटेगा, नहीं होगा। अपर लोअर सर्किट हिट होने के बाद बाय सेल नहीं होते हैं। अगर अपर सर्किट हिट हो गया तो उसमें केवल खरीदार खरीदार होते हैं, बेचने वाले कोई होंगे ही नहीं। और लोअर सर्किट लग गया तो उसमें केवल बेचने वाले होते हैं, खरीदार ही नहीं होते, अगले दिन ही होता है फिर तो। ठीक है। और ये ना एक स्कैम को रोकने के लिए रूल बनाया गया सेबी ने, ताकि किसी स्टॉक के अंदर एकदम से बूम ना आ जाए और सभी एकदम से उसके अंदर ना घुस जाएं। क्या पता, अब मान लो कोई पेनी स्टॉक है, मान लो कोई पेनी स्टॉक है 10 रुपए का, किसी ने झूठी खबर फैला दी उसकी पॉजिटिव, आप सभी उसके अंदर घुस के उसको एक दिन में 100 रुपए पे ना पहुंचा दो। इस वजह से रूल बनाया गया है कि ये 12 रुपए पे ही रुक जाएगा जाके। ठीक है, ये अपर सर्किट होता है, ये लिखा भी हुआ है। एफएनओ में कौन सी कंपनी लिस्टेड है भाई, मत पूछो यार। और यार आप एडवांस के क्वेश्चन मत पूछो और बार बार इसी चैट को कॉपी पेस्ट करके भेज रहे हैं। एफएनओ लिस्टेड कंपनियां कौन सी होती है वो भी बताया जाएगा आगे। यार एनएससी की साइट पे, सेबी की साइट पे जाके ढूंढ लीजिए, बहुत सारी मिल जाएंगी। एफएनओ लिस्टेड फेयर्स के अंदर अकाउंट ओपन कर लो, सारी एफएनओ लिस्टेड कंपनियों के अलग से वॉच लिस्ट है। नहीं तब तो किया नहीं, कहीं मुझे कुछ फायदा ना हो जाए। 180-90 कंपनियां हैं एफएनओ लिस्टेड, लेकिन जब उनका टाइम आएगा तब उनके बारे में बताया जाएगा। अभी फिलहाल आप ये नॉर्मल चीजें सीख लो। कोई पूछ रहा है पेनी स्टॉक क्या होते हैं, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है। अब जैसे अडानी के स्टॉक हैं, सारे के सारे अडानी के स्टॉक एफएनओ लिस्टेड तो नहीं है ना, सारे के सारे। निफ्टी 50 के अंदर जितने भी स्टॉक हैं सारे एफएनओ लिस्टेड हैं, ये बात याद रखिएगा। अडानी के सारे स्टॉक एफएनओ लिस्टेड नहीं है। अडानी पोर्ट एफएनओ लिस्टेड है, उसमें अगर अपर लोअर सर्किट पड़ गया तो उसको घटा बढ़ा देते हैं। लेकिन जैसे अडानी इंटरप्राइजेज ऐसा ही अडानी ग्रीन एनर्जी ऐसा कुछ स्टॉक है, वो एफएनओ लिस्टेड नहीं है। अगर उसमें अपर सर्किट पड़ गया ना, वो नहीं हटेगा, वो वहीं पे अगले दिन ही हटेगा फिर वो। समझे बात को भाई, समझ में आ गया सभी को? अपर सर्किट लोअर सर्किट, ओके। अब इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट, क्वार्टरली रिजल्ट, डिविडेंड, ये दो तरह के इवेंट कंपनी के अंदर होते हैं भाई। इवेंट्स जैसे कि भाई आपको मैं दिखाऊं, वीकली है, डेली लगाता हूं सर। अब देखिए, टीसीएस के अंदर एक ये इवेंट है। क्या इवेंट है? ये डिविडेंड अनाउंस किया टीसीएस ने। ले सकते हो भीमा, भीम जी मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना आप, मैं आपको एक नंबर दूंगा, वहां पे मैसेज कर देना, आपका अकाउंट ओपन कर देंगे वो। आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना भाई। फेयर्स के अंदर जो अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग कर रहा है ना, उस अकाउंट से वो सभी ग्रुपों में लाइफ टाइम रहेगा जब तक ट्रेडिंग करेगा। ये बेनिफिट भी है। और उसके अंदर बहुत सी चीजें ऐसी हैं भाई जो आपके काम की हैं, आपको कहीं से खरीदनी नहीं पड़ेगी, पूरी वॉच लिस्ट बनी बनाई मिलेंगी वहां पे आपको। बहुत फास्ट है, जो उपयोग कर रहा है उसको पता है। दीपक भाई, किसी भी स्टॉक के नीचे जब आप ओपन करके देखोगे किसी भी ब्रोकर में, उसके नीचे लिखा हुआ मिलता है अपर सर्किट कितना है आज इस स्टॉक का और लोअर सर्किट कितना है। डेली चेंज होता है, डेली दिखेगा आपको, तो आप कैलकुलेट कर लेना कितने परसेंट का अपर लोअर सर्किट है, वो तो आपको खुद देखना पड़ेगा। अब देखिए इवेंट क्या होते हैं, जैसे कि टीसीएस के अंदर
15 जून का इवेंट है। क्या इवेंट है? टीसीएस ने 24 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है भाई, 24 रुपए डिविडेंड मिलेगा। ये क्या है? इवेंट है। अगला इवेंट कब है टीसीएस के अंदर? ये 12 जून का इवेंट है टीसीएस में। क्या है? अर्निंग रिलीज, यानी कि रिजल्ट आएगा टीसीएस का। ये रिजल्ट पहले आ चुका है टीसीएस का। ये क्या होते हैं? ये इवेंट्स होते हैं। समझे बात को? यानी कि कंपनी के अंदर अगर रिजल्ट आना है, कुछ भी, जैसे कि कुछ भी होता है तो वो इवेंट्स के अंडर आता है। अगर कोई एक्शन होता है, जैसे कि डिविडेंड डिक्लेयर करेगी कंपनी, रिजल्ट आएगा क्वार्टरली, रिजल्ट आएगा ईयरली, रिजल्ट आएगा, वो भी इवेंट है। डायरेक्टर, ये तो इवेंट नहीं होते, ये दो तीन तरह के ही इवेंट होते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बात को। क्वार्टरली रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट यानी कि जो हर तीसरे चौथे महीने रिजल्ट आते हैं, उसको बोलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। एक होते हैं एनुअल रिजल्ट, यानी कि पूरा साल में जो रिजल्ट आता है, एक वो होता है। अब सुनिए बात को ध्यान से। क्वार्टरली रिजल्ट कोई रिजल्ट नहीं होते हैं, इनको आप रिजल्ट मत मानिए, इतनी अच्छी चीज नहीं है क्वार्टरली रिजल्ट। जो मेन चीज, मेन रिजल्ट होता है भाई, वो साल वाला ही होता है। क्वार्टरली रिजल्ट लाने का मकसद ये होता है ताकि लोगों को, यानी कि जिन लोगों ने उस कंपनी के शेयर लेके रखे हैं, उनको बीच बीच में ये पता लगता रहे कि कंपनी के अंदर चल क्या रहा है, ताकि उनको निकलने और घुसने का मौका मिल सके। कंपनी काम ठीक से कर रही है या नहीं कर रही है, वरना मेन रिजल्ट एक साल वाला ही होता है। हाँ, कंपनी का आप इसको ऑडिट बोल सकते हो। अब आपने किसी कंपनी का शेयर ले लिया भाई, और साल में उसका रिजल्ट आएगा, तो आपको तो पता ही नहीं है भाई पूरे साल क्या हो जाए। बात समझ रहे हो? क्या पता पूरे साल में कंपनी क्या गड़बड़ कर दे। लेकिन ये क्वार्टरली रिजल्ट हमको ये बताते हैं कि कंपनी के अंदर, हाँ भाई, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अगर आप कभी भी रिजल्ट देखोगे ना, उसमें लिखा हुआ मिलेगा रिजल्ट में, ईयर वाई एंड ओ, वाई ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखेगा। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इतना प्रॉफिट है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे इतना प्रॉफिट है, लिखा हुआ देखा ना, वाई एंड वाई ओ ऐसा कुछ, जब भी रिजल्ट आता है। तो जहां पे वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इतना है, और क्वार्टरली ऑन क्वार्टरली इतना है। तो वाई ओ वाई। तो समझ में आया भाई क्वार्टरली रिजल्ट क्यों लेके आते हैं कंपनियां? समझ में आया सभी को क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी क्यों लेके आती है? इसको याद रखिएगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको ईयरली रिजल्ट ही देखने चाहिए, क्वार्टरली रिजल्ट देखने का कोई फायदा नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट तो भाई लोगों को, मतलब एक तरीके से ऑपरेटर ट्रैप कर देते हैं, और क्या बोलते हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा नॉलेज है, वो लोग पैसा बना लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे। वो ऐसा इसलिए होता है, ये पढ़िए लाइन, रिजल्ट आने से 10-15 दिन पहले हमें पोजीशन बना लेनी चाहिए। रिजल्ट वाले दिन स्टॉक को बेच देना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद गिरने के चांस बढ़ जाते हैं। ये भी भाई कोई थंब रूल नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि अब आप कल से ही हर स्टॉक में ये देखोगे कि किसका रिजल्ट आने वाला है 10-15 दिन, किसके 10-15 दिन में कौन सी कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। ये मत सोचना कि कल ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दोगे। इसके पीछे भी बहुत सी स्ट्रेटजी लगाई जाती है, तब जाके हम इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं। स्विंग ट्रेड इसको बोलते हैं। समझे बात को? लेकिन एक चीज नोटिस करना, कई बार कंपनी का रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा लेकिन शेयर गिर जाएगा। ये किस किसी ने देखा है? देखा है किसी ने? रिजल्ट अच्छा आएगा लेकिन शेयर गिर जाएगा। अब ये बताओ यहां पे, ये टीसीएस का रिजल्ट अच्छा आया है या बुरा आया है? बताओ। यहां पे आया था, अच्छा आया या बुरा आया है? बताओ।
लाल रंग में रिजल्ट है भाई, रेड कलर में रिजल्ट है, अच्छा नहीं है। लेकिन टीसीएस का खराब रिजल्ट के बावजूद स्टॉक देखिए कहां पे कहां चला गया, 3200 रुपए से 3550-75 तक चला गया, खराब रिजल्ट के बावजूद। तो ये सब ऑपरेटर ट्रैप होता है। आपको अगर आप शॉर्ट स्विंग ट्रेडर हो, आप 1-2 दिन के लिए पोजीशन बनाते हो, 10-15 दिन के लिए पोजीशन बनाते हो, तो रिजल्ट के दिन आपको बेच देना चाहिए स्टॉक को। क्योंकि क्या होता है, एक चीज याद रखिए, अगर किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया है और कंपनी मजबूत है ना, तो उस कंपनी के शेयर को ऊपर जाना ही जाना है। क्योंकि शेयर का प्राइस क्यों बढ़ता है, आपने कभी नोटिस किया है? अरे कंपनी फायदा करेगी, कंपनी की बिक्री बढ़िया होगी, तभी तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा नेचुरल वे से। तो अगर कंपनी को फायदा हुआ है, कंपनी की सेल्स बढ़ी है, रिजल्ट बढ़िया आया, तो उसका तो शेयर ऊपर जाएगा ही जाएगा। लेकिन ये एफआईडीआई जो ऑपरेटर करते क्या है, कंपनी का रिजल्ट बढ़िया है फिर भी स्टॉक को बिकवाली करके नीचे गिरा देते हैं, ताकि आप और मेरे जैसे लोग ये सोचे बैठ के, यार इतना बढ़िया रिजल्ट आने के बाद भी स्टॉक गिर गया, तो कल को तो इसका कहीं नाश ना हो जाए, कल को तो कहीं ये जीरो ना हो जाए, भागो भागो भागो, ये सोच के आप और मेरे जैसे लोग भागते हैं और एफआईडीएज और ऑपरेटर को नीचे के लेवल पे पोजीशन बनाने का मौका मिल जाता है। और फिर 10 दिन 15 दिन का वेट करके वो फिर उस स्टॉक को वो रॉकेट बना देते हैं। कभी नोटिस करना इस चीज को, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। एसबीआई बैंक में शायद ऐसा ही हुआ था एक बार, ये शायद यहां पे हुआ था। अब एक बात बताइए, कितना अच्छा रिजल्ट आया है, अच्छा रिजल्ट आया एसबीआई का, कहां पे आया, यहां पे गिराया एसबीआई को, पोजीशन बनाई, थोड़ा सा ऊपर गया, आप और मेरे जैसे लोग फिर से उलझे, फिर से गिराया। अब इतना गिरने के बाद आप और मेरे जैसे लोग क्या सोचते हैं, अरे यार इतना बढ़िया रिजल्ट आया है फिर भी गिर गया, तो कल को इसका खराब रिजल्ट ना आ जाए तो ये तो 200 रुपए पे आ जाएगा यार, बेच देते हैं, चलो बेचते हैं यार, इतना बढ़िया रिजल्ट आने के बाद भी नहीं चला, चलो बेच देते हैं। ऐसा सोच के हम लोग इसको बेचते हैं, एफआई पोजीशन बनाते हैं लोअर लेवल पे। अगर आप नहीं बेचोगे तो भाई एफआईडीआई और ऑपरेटर जो बल्क में क्वांटिटी उठाते हैं, उनको शेयर ही नहीं मिलेंगे खरीदने के लिए, क्योंकि आप बेच ही नहीं रहे हो। लेकिन आपको ये ऐसी बड़ी बड़ी गिरावट दिखा के, बड़ी बड़ी लाल रंग की कैंडल दिखा के आपको डराया जाता है, आपके डीमेट से शेयर निकाले जाते हैं और फिर खुद खरीद के, और 15-20 दिन या 1 महीने बाद उसको ऐसे रॉकेट बनाया जाता है जैसे अब एसबीआई को बना रखा है। क्या भाई मैंने गलत कहा कुछ? अब देखो 500 रुपए पे पोजीशन बना ली भाई एफआईडीआई ने, और 600 पे पहुंचा दिया 1 महीने के अंदर अंदर। कम रिटर्न हो गए क्या भाई, बताओ कम रिटर्न है क्या? 18-19% रिटर्न हो गए 1 महीने में। तो आगे तो नहीं फंसोगे ना, बस एक चीज याद रखना, अगर कंपनी का रिजल्ट बढ़िया आया है तो उसको तो भागना ही भागना है, आज नहीं तो कल भागेगा। ये ऑपरेटर ट्रैप होता है भाई, इससे बच के रहना। अरे अभी क्या, अभी तो आगे जब इनकी फुटप्रिंट सीखोगे ना आप एफआईडीएच का, तब मजा आएगा। मैं ऐसा ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा, मार्किंग कर दूंगा कि यहां से अगर ये यहां तक आया तो उड़ जाएगा वापिस से। डिमांड सप्लाई की ताकत का पता नहीं आपको, और मैं मार्क भी कर देता हूं, ये लीजिए मार्क कर दिया। एसबीआई बैंक 535-36 के पास आते ही फिर से उड़ेगा, लिख लेना मेरी बात ये। इस लेवल में आते ही फिर से उड़ जाएगा, लिख लेना इस बात को। ठीक है,
अब का क्या बताएं भाई, अब तो रिलायंस साइडवेज, अब तो एसबीआई साइडवेज हुआ पड़ा है। अब का क्या बताएं एसबीआई का। अरे वो तो भाई, आप ना नए स्टूडेंट हो, आप ना अगर 6 महीने पहले आए होते ना ग्रुप के अंदर, मैं इतनी स्टडी देता था ग्रुप के अंदर, स्टूडेंट ग्रुप के अंदर इतनी स्टडी देता था, ली भी नहीं जाती थी सभी से। अगर कोई पुराना स्टूडेंट है उसको पता चलेगा, उसको पता भी होगा, पूछ के देख लेना कभी प्रैक्टिस ग्रुप में। दिल्ली की 8-8 9 9 स्टडी दे देता था ग्रुप के अंदर, हाई एक्यूरेसी की। ऐसी बात नहीं है, हर सेगमेंट की, स्टॉक ऑप्शन की भी, कैश की भी, हर तरह की। और ऐसे नाम लेती ही उड़ा करती थी हवा हवा में, ऐसी स्टडी थी। हवन, हाँ हवन होता था ग्रुप के अंदर। क्या बात कर रहे हो। वो तो दिक्कत ये हुई भाई कि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, हालांकि कुछ को तो मैंने निकाल दिया, कुछ तो भाई साहब ऐसे थे 10 दिन प्रॉफिट लेंगे, एक दिन फंस गए ना किसी स्टॉक में, उसी दिन मुझे गाली देने आ जाते थे। तो मैंने सोचा भाई मैं क्यों दूं भाई किसी को कॉल टिप्स, जब किसी को इतना ही द्वेष है कि 10 दिन पैसा हजम करके 11वें दिन 12वें दिन 2 दिन लॉस हो गया, तो मुझे कुछ कुछ बोलने आ गए। क्यों भाई, पैसा दिया मुझे, लाखों रुपए दिया आपने ट्रेडिंग करवाने के, मैं क्यों दूं। सारा दिन आंखें फुड़ा के, रात को आंखें फुड़ा के आपके लिए स्टडी बनाओ, और आप आ जाओ गाली देने, क्यों भाई। मैंने छोड़ दिया। और दूसरा छोड़ने का ये भी कारण था कि मार्केट हो गई थी खराब, पिछले 4-5 महीने से मार्केट ही खराब चल पड़ी। अभी पिछले 2 महीने से तो मैंने इतनी स्विंग स्टडी दे रखी है ग्रुप के अंदर, आप हिस्ट्री जाके चेक करना। मैंने मेरी ख्याल से 4-5 लाख का प्रॉफिट बना लिया, 4-5 का 10 लाख के आसपास प्रॉफिट बना लिया मैंने पिछले 2-3 महीने में, जब से मार्केट ट्रेंडिंग हुई है। आप जाके हिस्ट्री चेक करना, जो स्विंग स्टडी दे रखी है एक आध को छोड़ के सभी ने बढ़िया जबरदस्त रिटर्न दे रखा है, जाके चेक करना आप हिस्ट्री ग्रुप की। और मेरी ख्याल से 60 से 70 स्विंग स्टडी दे रखी है पिछले 2 महीने में, सभी के टारगेट हिट है, सभी के, एक आध को छोड़ के। अच्छा प्रॉफिट बनाया सभी ने उनमें, क्योंकि मार्केट नॉर्मल हो गई थी। बीच में कुछ तो इसलिए छोड़ दी थी भाई क्योंकि मार्केट नॉर्मल नहीं थी, मार्केट साइडवेज या फिर ट्रैप जोन था, युद्ध छिड़ा हुआ था, कभी कोरोना आ गया था पहले, फिर रूस और यूक्रेन का युद्ध की वजह से डायरेक्शन नहीं था मार्केट में कुछ, फिर मैं घर बनाने लग गया, तो घर में काम मैं अकेला हूं भाई, मैं संभालने वाला, तो अभी भी घर का ही काम चल रहा है, वहां पे उलझा हुआ हूँ, 2-3 महीने का काम है, फिर मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर देखना आप। मैं कभी अपने ऊपर वो नहीं लेता हूँ कि भाई मैंने संपत्ति ली है, किसी से बड़ाई करवाई है, नहीं, मेरा काम है, मैं करता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरी बड़ाई करो, अरे सर ये कर दिया वो कर दिया। उम्मीद नहीं बंधवाता मैं किसी से कि भाई आप मेरे से उम्मीद बांधो, क्योंकि उम्मीद नहीं बांधनी चाहिए, उम्मीद आपको अपाहिज बना देती है। जो आज की क्लास में, आज तक की क्लास में आपने सीखा, बिल्कुल बेसिक सी बातें थी, लेकिन बहुत जरूरी थी ये सब चीजें सीखे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आशा करता हूं सबने पेन कॉपी में लिखा होगा, कम से कम 20 बार ये सब चीजें पढ़नी है, प्रैक्टिस करनी है, ऐसे याद करना जो कभी भूल ना पाओ। मेरी आप सबसे एक